हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट टॉपिक से हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। उसके बाद हम करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। हम इजी से क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था। ठीक है, देखो, वन ऑफ द मेन आउटकम ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस वाज डेवलप्ड टू डेवलप ए सेट ऑफ। तो जो Rio 20 की जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, तो वहाँ से जो डेवलपमेंट का सेट किसका हुआ था? तो ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, नेशनल लैंड एंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हमारा मेन आउटकम्स था। वहाँ पे इसका कह सकते हैं हम एक तरीके से बेस तैयार किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और उसके बाद हमारे ये आए थे। ठीक है, 2016 से। ओके, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वही मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस आते हैं जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें से कुछ पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन से हैं। तो इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर था हमारा। ठीक है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ भी था, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो ए, बी एंड डी था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2010। तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट 1 हमारी, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो हमारे 2000 में ही तैयार हो गए थे, ऐसा था। ठीक है, जो कि 15 ईयर्स के लिए थे। ठीक है ना, 2015 तक। स्टेटमेंट 2 है डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो बिल्कुल ये एट्थ गोल था हमारा कि ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। सभी कंट्रीज़ जो 192 नेशंस हैं जिन्होंने इसे साइन किया है, वो सब क्या करेंगे, इकट्ठे मिल करके इसके बारे में काम करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप से काम करेंगे। ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ओके, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटी एरियाज इन द रिटेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर था हमारा। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन नहीं था। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमारा था। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर रहेगा ए, बी एंड डी, और ए, बी एंड डी हमारा है फोर्थ ऑप्शन में। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ओके, सो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। ओके, देखो, पॉल्यूटेंट अगर हम समझे तो पॉल्यूटेंट है क्या? पॉल्यूटेंट एक सब्सटेंस और एनर्जी है जो इंट्रोड्यूस होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स डाल रही है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट डाल रही है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, या फिर किसी रिसोर्सेज के यूज़फुलनेस पर। ठीक है, सम पॉल्यूटेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट नहीं करते हैं। पर उसके अलावा कुछ ऐसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं जो पॉल्यूटेंट अपने आप में ही होते हैं। कुछ ऐसे डिग्रेड होकर के पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं जो अपने आप में ही क्या है, एक तरीके के पॉल्यूटेंट हैं और पॉल्यूशन फैला रहे हैं। जैसे हैं DDT, DDE, DDD, DDT। तो आपको क्या करना है, इनकी फुल फॉर्म भी अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आया हुआ है DDT के बारे में, इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछी हुई है। ठीक है, पॉल्यूटेंट मे बी डिफाइंड एज कॉन्स्टिट्यूएंट इन द रॉन्ग अमाउंट ऑफ द रॉन्ग प्लेस और एट द रॉन्ग टाइम। इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि गलत मात्रा में है, गलत प्लेस पे है, गलत टाइम पे है, तो उसे भी हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। अब नॉइज़ देखा जाए तो देखो, वैसे पॉल्यूशन नहीं है, अगर हम ठीक रेंज में बात कर रहे हैं तो वो एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो पॉल्यूशन फैला रहा है। बट वो जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर वो रॉन्ग प्लेस पे है तो भी वो एक तरीके से पॉल्यूशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी हुई है पॉल्यूटेंट की, ये दी हुई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। ठीक है, ए पॉल्यूटेंट हैज़ बीन डिफाइंड
as in solid, liquid or gaseous substances present in such concentration as may or tend to be injurious to the environment। अब जो पॉल्यूटेंट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस सब्सटेंस भी हो सकता है, कहाँ पे, जो कि किसी भी इन्वायरमेंट में है और उसको क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक है, उसके लिए अच्छा नहीं, इंजurious है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉल्यूटेंट की। अगर हम इस चीज़ के बारे में देखें कि देखो बाइफ्रिकेट किया गया है इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, ठीक है। अगर हम देखें देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर पॉल्यूटेंट आर द टू टाइप्स नेमली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर हम इसके ऊपर देखें कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितनी मात्रा में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव होता है कि देखो वैसे अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में सब्सटेंस होता है, ठीक है, बट वो पॉल्यूशन नहीं है अगर उसकी मात्रा कम है तो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो हम सब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं ना, अगर वो एक मात्रा तक है तो वो पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको जो है हमारे जो ट्रीज़ हैं वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो वो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, तब वो माना जाएगा कि एक तरीके से प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट नॉर्मली अकर इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, यानी कि वो नेचुरली नेचर के अंदर नहीं है, बट जो मैन है वो ऐसे काम कर रहा है कि जिसकी वजह से वो सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो वो छिड़कते हैं अपनी उत्पाद को बढ़ाने के लिए, तो ये जो है ये मैन मेड है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड है कि उनकी जो मात्रा है वो कितनी है, और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मैन मेड हैं और वो नेचर में डाले जा रहे हैं अपने वर्क के द्वारा, मैन के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा, ओके। अब नेक्स्ट जो बाइफ्रिकेशन है पॉल्यूटेंट्स की, वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कैसे पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है, यानी कि उसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। इसको दो टाइप्स में हमने आगे बाइफ्रिकेट किया है, पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, वो किसी के साथ उसका मिक्सचर नहीं हुआ है, कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, उन्हें कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे एयर, स्मोक, फम्स, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो किसी और के साथ मिक्स हुए हैं, केमिकल इंट्रैक्शन हुआ है, जिसका कोई और पॉल्यूटेंट भी था या कोई और कॉन्सिक्वेंस था जो एटमॉस्फेयर के अंदर था, उससे उसका इंट्रैक्शन हुआ, केमिकल इंट्रैक्शन हुआ, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, केटोन्स हो गया, ओजोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पिक्चर्स है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या हुए, और जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जो नेचुरली तो नहीं कहेंगे, जो उनकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि वो रिलीज़ हुए हैं उसी फॉर्म में, बट जब केमिकल रिएक्शन हुआ सन से की हीट से या फिर कोई और एनवायरनमेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट्स था उसके साथ, तो वो नया एक फॉर्म बन गया पॉल्यूटेंट्स का, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ओके। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रिएक्ट फ्रॉम पैरोक्साइल्स नाइट्रेट, यानी पैन एंड ओजोन, ठीक है। टू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विच आर फार फ्रॉम टॉक्सिक दैन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। तो ये क्या है, देखो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स थे, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था हमारा, और हाइड्रोकार्बन्स, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स थे, ये डेंजरस तो थे बट इतने नहीं, बट जब वो सन की हीट के अंदर आते हैं तो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं, जैसे पैन और ओजोन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ओजोन जो है वो कैसे पॉल्यूटेंट है,
वो तो हमारे सनलाइट्स जो रेज़ आती हैं उनसे हमें बचाती हैं। हाँ, ओजोन हमें सन रेज से बचाती है, बट एट जो लेयर होती है ना हमारी, मैंने आपको बताया था कि हमारी एनवायरनमेंट की लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर वो है, स्ट्रेटोस्फेयर में, तब तो ये ठीक है ओजोन, ठीक है, तब तो हमें बचा रही है वो सनलाइट से। बट अगर टोरोस्फेयर्स में है, यानी कि फर्स्ट लेयर में अगर ओजोन है, तो वो एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जब भी किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का किसी केमिकल से, या फिर हम कह सकते हैं सन की हीट से इंटरेक्शन होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है, और वो और टॉक्सिक हो जाती है, तो उस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म। तो ये ध्यान देने वाली है बात है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इस प्रक्रिया को पूरे, कि जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है दूसरे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके इंट्रैक्शन में आती है और मोर टॉक्सिक हो जाती है, तो उसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से, ओके। अब देखो, अगर हम इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे दो तरीके के, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो क्विकली डिग्रेडेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हीट और थर्मल पॉल्यूशन है, हीट अपने आप डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन भी अपने आप डिग्रेड हो जाता है। एंड डोमेस्टिक सीवेज आर कंसीडर्ड इन दिस कैटेगरी, और डोमेस्टिक सीवेज भी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट से आ जाता है, की कैटेगरी में आ जाता है, जो फास्टली जो है डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट अगर उसकी ट्रीटमेंट ढंग से की जाए, अगर उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं की जा रही, तो फिर वो पॉल्यूटेंट डिग्रेड नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में दो में को आगे फिर से बाइफ्रिकेट किया हुआ है, रेपिडली डिग्रेडेबल नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट और स्लोली डिग्रेडेबल परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट में, ठीक है। द डिग्रेडेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, तो इनका ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कम्पोजिशन ऑफ सीवेज एंड वेस्टेज ऑफ एनिमल एंड पास्ट इज़ फास्टर प्रोसेस है इसका। जो डोमेस्टिक सीवेज होती है या फिर जो भी वेस्ट ऑफ एनिमल्स होता है, ये जल्दी ही डिग्रेड हो जाता है। द डोमेस्टिक सीवेज कैन रेपिडली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस को डिकम्पोज किया जा सकता है। हाउएवर द प्रॉब्लम बिकम कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द इनपुट ऑफ द एनवायरमेंटल गेट एक्सीडेड द डिस्कम्पोजिशन एंड डिस्पर्सल कैपेसिटी, यानी कि अगर अब देखो, जब प्रॉब्लम आती है जब आप प्रोसेस को ढंग से नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक इजी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, और ये डिग्रेड हो सकता है। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक है। स्लोली डिग्रेडेबल एंड परसिस्टेंस पॉल्यूटेंट क्या है, द डिग्रेडेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, तो बहुत स्लो प्रोसेस है इसका। इट सीम्स एज इफ द अमाउंट ऑफ द पॉल्यूटेंट रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिग्रेडेशन ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स हो गए, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे आयोडीन 137, स्ट्रोडियम 19, प्लूटोनियम 239 टेक्स ए लॉन्गर पीरियड टाइम, तो इनको ज़्यादा समय लगता है डिग्रेड करने में, ओके। अब नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता नेचुरल प्रोसेस से, जैसे लाइक एक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, मोस्ट ऑफ द mutants get accumulated in the environment and also gets biological magnified as these moves along with the food chain in under composed state. These may also react with other compounds in the environment to produce toxin. अब देखो, कुछ ऐसे pollutants होते हैं जो कि जो डिग्रेड नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम में चले जाते हैं। आप समझ रहे, खाने के जरिए ये टॉक्सिक जो होते हैं वो एनिमल में चले जाते हैं, फिर एनिमल से मैन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मोर केसेस, दो तरीके से इनको फिर से कर सकते हैं हम डिवाइड। जैसे वेस्ट है हमारा ग्लास, प्लास्टिक, फिनॉलिक, एल्युमिनियम, स्कैन्स एक्सेट्रा। तभी कहते हैं ना कि जो बीचेस हैं वहाँ पे ये चीज़ें मत फेंको। क्यों कहते हैं ये जो वेस्ट होता है वहाँ नहीं फेंको, क्योंकि ये खाने के ज़रिए फिर वो फ़िश वगैरह इन्हें कंज्यूम कर लेती हैं या खा लेती हैं, फिर क्या होता है वहाँ पे टॉक्सिक बन जाता है और फिर उसको बाद में मैन खाता है।
तो फिर वो पॉइजन बन जाता है एक तरीके का। और पॉइजन हो गए जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हो गए, हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, स्मोक गैसेस हो गई, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड एंड देयर साल्ट्स, ये सब क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। These are substances that either do not degrade or degrade very slowly in natural environment, या तो डिग्रेड ही नहीं होती हैं या फिर होती भी हैं तो बहुत माइनर होती हैं। दिस इंक्लूड हो गया मर्करी साल्ट्स, लॉन्ग चेन फिनॉलिक केमिकल्स, DDT एंड एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन सी इसके अंदर कैटेगरी में आती हैं। अब देखो, सच नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स accumulate and are biologically magnified as they move in the biochemical cycle and along with food chain in the ecosystem। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है इकट्ठे होते हैं और फिर मैग्नीफाई होके कह सकते हैं ना फूड में चले जाते हैं, फूड चेन में चले जाते हैं इकोसिस्टम के। फॉर एग्जांपल DDT है, व्हेन वॉश्ड फ्रॉम द ग्राउंड गोज टू द स्ट्रीम्स व्हेन द ऑब्जर्व्ड बाय द फोटो प्लैंकटन विच आर ईटन बाय द फिशर्स, ठीक है ना। तो यानी कि देखो, देखा जाए तो जैसे हम वॉश करते हैं, हम DDT छिड़कते हैं अपने जो हमारा फूड आइटम्स होता है और फिर उसको जब हम खाते हैं तो उससे पहले उसको वॉश कर लेते हैं। हमने तो वॉश कर लिया बट वो क्या चला गया, नीचे चला गया पानी के साथ, और फिर उस पानी को जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और वो कीड़े मकोड़े कौन खा रहा है फिर बाद में, फिशेस खा रही हैं, उन फिश को फिर हम खाते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन में चला जाता है ये पॉल्यूटेंट और हमें फिर बाद में इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। सो द इनिशियली डोज ऑफ द DDT विच वॉज हार्मलेस इन द phytoplankton becomes very harmful as it accumulates in the fish day by day, with the result that the large pollution of fish dies or becomes sterile, and some is the cases with the birds feeding in such fishes. The phenomena is known as biomagnification and biological magnification। तो ये जो पूरा फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं कि क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन क्या चीज़ है। तो यही है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो फूड चेन में चले जाते हैं और फिर बाद में फिर वो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, ठीक है। कैसे, फिशेस के जरिए या एनिमल्स के जरिए कि फूड चेन में चले गए वो, ठीक है। तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर एज फॉलोज। कौन कौन से पॉल्यूशंस है, देखो, एयर पॉल्यूशन है हमारा, वाटर है, टेरेस्ट्रियल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशंस हैं उनको सबको करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली सिलेबस में कई चीज़ें नहीं दी होती, देखो मैं हर यूनिट में आपको कराती हूँ वो सब चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या पीछे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा एजेंट कॉजिंग पॉल्यूशन, की पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई किया गया है जैसे पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सॉलिड वेस्ट, की सॉलिड वेस्ट से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय लिक्विड वेस्ट, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय गैसियस वेस्ट, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेस्ट विदाउट वेट्स, यानी कि जिसका वेट नहीं है ऐसे वेस्ट से, ठीक है। देखो, पोल्यूशन कॉज बाय सॉलिड वेस्ट क्या है, द सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स द पॉल्यूटेंट्स लाइक गार्बेज, रबिश, एशेज, लार्ज वेस्टेज फॉर्म्ड ड्यू टू डिमोलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, डेड एनिमल्स वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द सॉलिड वेस्ट मे बी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन नेचर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सॉलिड वेस्ट है या तो वो डोमेस्टिक होगा या फिर इंडस्ट्रियल होगा, ठीक है ना। या तो एग्रीकल्चर वेस्ट आ गया, जैसे हमारा एनिमल वेस्ट आ जाता है, या गार्बेज है, ये एशेज़ हैं, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन कॉज बाय लिक्विड वेस्ट। इफ़ द लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्टेज कंटेन एसिड, alkalis and poisonous substances enter the river, the aquatic life is defected and self प्योरीफिकेशन सिस्टम ऑफ द वाटर इज़ इम्पेयर्ड, ठीक है। जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा ही एसिड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं हमारे रिवर्स में, तो देखो, वाटर की एक प्रोसेस होता है जिससे वो खुद को प्योरीफाई करती है, सेल्फ प्योरीफिकेशन होता है। न्यूज़ में भी अब आपने देखा होगा कि जब ये सारा वेस्टेज जो है डलना बंद हो गया था, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, तब रिवर्स ने खुद को अपने आप से प्योर कर लिया था ना।
ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो सिस्टम ही इम्पेयर्ड हो जाता है, क्योंकि लगातार जो लिक्विड वेस्ट है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा डाला जा रहा है। ठीक है। पेस्टिसाइड्स एंड हार्बिसाइड्स विच एंटर वाटर में किल सम ऑर्गेनिज्म एंड अक्यूमुलेट द फिशेज विच when consumed by man passes the chemical given rise to cumulative poisoning। ठीक है। तो वही चीज़ आ गई दोबारा से कि इन्हीं चीज़ों को जब पानी इस तरीके से हो गया तो जो वहाँ का एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, और फिशेस जो हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और जब वो मैन खाएगा, ठीक है, ह्यूमन खाएगा, तो फिर उसको भी इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है देखने पड़ेंगे। ठीक है। पॉल्यूशन कोज्ड बाय गैशियस वेस्टेज। द गैशियस वेस्टेज इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, स्मोक गैसेज हो गया। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फोटोकेमिकल oxidation products of hydrocarbons. These gases are more abundant in the atmosphere of industrial sites। तो pollution जो होता है, gaseous wastes होती है जो हमारी, वो हमारी या तो व्हीकल से होती है या फिर इंडस्ट्रियल साइट से होती है। ठीक है। पोल्यूशन फ्रॉम वेस्ट विदाउट वेट्स। अब देखो विदाउट वेट कौन से हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव हो गया, हीट हो गया, नॉइस हो गया, उनका कोई वेट नहीं है बट वो पोल्यूटेंट है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे ग्रीन इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। देखो जर्नल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है। देखो जर्नल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं पोल्यूशन के हमारी। सबसे पहले तो हमारा जो इफेक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर पड़ रहा है। फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर एंड लेड स्मेल्टर, हाइड्रोफ्लोराइड ऑब्टेन फ्रॉम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड एल्युमिनियम रिडक्शन causes injury to plants and thereby reduce their growth and vegetation। तो जो ये pollutants हैं हमारे, वो प्लांट्स पे सबसे पहले इफेक्ट डालते हैं, उनकी ग्रोथ पे, उनकी वेजिटेशन पे। ठीक है। इन सम केसेस इवन व्हेन pollution level have been not high enough to produce noticeable injury, the retardation in growth rate may occur। ठीक है। On the whole, the pollution, air or water pollutants and radiation bring about complex change in the plant ecosystem, having effects on one species leading to the effects on others। ठीक है ना। देखो कुछ केसेस में तो पोल्यूशन लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तब तो इंजरी जो है वो थोड़ी कम होती है, सिर्फ ये क्या होगा कि ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। बट जब पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स चेन बन जाती है उसकी। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ जाते हैं हमारे प्लांट के इकोसिस्टम में भी, और उसका इफ़ेक्ट जो है एक स्पीसीज से फिर दूसरी स्पीसीज पे पड़ता है। ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ ऑन एनिमल, तो एनिमल्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इन पॉल्यूटेंट्स का। एयर पोल्यूशन जो है वो आइज़ की और या फिर रेस्पिरेटरी इरिटेशन जो है वो सब आ रही है एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो आ रही है हमारे ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी। वाटर पोल्यूटेंट्स कैन इंडेंजर एक्वाटिक लाइफ, तो वाटर पोल्यूशन भी क्या कर रहा है, हमारी एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और किल कर रहा है मिलियंस ऑफ फिशेस को एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। जो भी हैं उनको, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इफेक्टेड होते हैं। ठीक है। हर साल इन पॉल्यूटेंट से। सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, डिसीज्ड एनिमल कैन मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़ बाय फार्म एनिमल्स। तो जो वाटर है, अब जो फार्म एनिमल्स हैं वो भी रिवर्स पे जाके ही पानी पीते हैं। ठीक है। तो वहाँ उनके लिए भी ये अनफिट होता है। ठीक है। दीज आर सम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस known to have adverse effect on animals at the level that do not appear to affect on human health। ठीक है। Thermal pollution is in river and lakes can kill fishes। Pesticide level can reduce reproduction rate through a mechanism like interference in calcium metabolism। तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन के हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट नहीं आपको दिख रहा है। ठीक है। जैसे थर्मल पोल्यूशन हो गया, वो काफ़ी सारी फिशेस को मार देता है। ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गए कई तरीके के, वो जो है रिप्रोडक्शन रेट्स पे इफ़ेक्ट डालती हैं एनिमल्स की। ठीक है। अब इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे पॉल्यूटेंट्स का।
Human beings are probably the most concerned about the direct and indirect effects of pollution. Sufficiently high level of pollutants are toxic or even lethal, sufficient to cause death. ठीक है, कई बार डेथ भी हो जाती है इस तरीके के टॉक्सिक ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं पॉल्यूटेंट्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ सेंसिटिव among the human population. It is seen that many diseases are waterborne. काफ़ी सारी डिसीज़ ऐसी हैं जो waterborne है, and can be checked through the purification और municipal and individual water supplies. जो भी इंडिविजुअल या म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज हो रही है, अगर हम उन्हें चेक करें या तो आपको दिखेगा कि वो पीने लायक नहीं है पानी आज का, ठीक है. स्टिल द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ कंसिडरेबली लेस safe than that of the developed nation due to the inaccuracies in public health programs. तो inadequate जो है public health programs है डेवलपमेंटल कंट्रीज़ में, और अभी भी पानी जो है पीने लायक नहीं है. अगर हम डेवलपमेंट कंट्रीज़ में देखें तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत गंदा पानी आता है और वही पीना पड़ता है. क्यों? क्योंकि प्योरीफिकेशन का कोई मेथड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके, अब देखो इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है मटेरियल्स के ऊपर. अभी हमने देखा ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट मटेरियल पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो नॉइज़ पोल्यूशन है, इनका इफेक्ट हमारे मटेरियल पे भी पड़ रहा है. कैसे पड़ रहा है? जैसे हमारी गैसेज हैं, SO2 हो गया, H2SO4 गैसेज हैं, ये सब क्या है, बिल्डिंग्स के कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. वाटर पोल्यूशन हो गया, जैसे कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड है तो जो पाइपलाइंस हैं, पम्प्स हैं, वही इन्फेक्टेड होते हैं. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं या ब्रिजेज़ हैं, वो सब इफ़ेक्टेड होते हैं. वहाँ काई जम जाती है या गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है. सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं, काफ़ी सारा ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है. इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि वो बिल्डिंग्स और विंडोज़ को भी ब्रेक कर देते हैं. ओके, अब देखो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ताजमहल जो है वो भी क्या होता जा रहा है, हमारा ब्राउनिश येलो होता जा रहा है, ठीक है. बिल्कुल वाइट था वो, अब उसका कलर चेंज होता जा रहा है. किसकी वजह से? डिपोजिशन ऑफ डस्ट एंड कार्बन कंटेन पार्टिकल्स इमिटिंग इन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोमास एंड गार्बेज. अगर स्टडी ने कंफर्म किया गया है कि इस तरीके से लंबा चला जो हमारा आगरा का पुअर एयर क्वालिटी है, तो ये इम्पैक्ट करेगा हमारी सबसे सेलिब्रेटेड मोनूमेंट्स को, यानी कि जो 7 वंडर्स में आती है हमारा ताजमहल, वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स हैं, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वुड बर्निंग, क्रीमेंटोरियम्स हैं, स्मोक फ्रॉम नेबरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट कर रही हैं ताजमहल को भी. देखो नेक्स्ट हमारा सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म. देखो सिनर्जिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के साथ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, कोई सब्सटेंस है हमारा एनवायरनमेंट के अंदर या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके साथ मिक्स केमिकल इंट्रैक्शन करता है, मिक्स होता है और एक और मोर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट बनाता है, तो उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सिनर्जिज्म, ठीक है. और जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वो और भी टॉक्सिटी उसकी इंक्रीज़ हो सकती है अगर एरोसोल और सोल्यूबल साल्ट ऑफ फॉरेन, यानी कि आयरन जो है या फिर मैंगनीज एंड वेनाडियम जो है, ये इनके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है. तो ये इसकी जो टॉक्सिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम पोटेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना. अब देखो एंटागोनिज्म क्या है? जब कम्बिनेशन जो होता है, दो पॉल्यूटेंट्स है, काफ़ी टॉक्सिक है, बट जब वो दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एक दूसरे की टॉक्सिटी को ख़त्म कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एंटागोनिज्म. जैसे साइनाइड्स है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में से निकलता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जिंक जो है वो अपने आप में भी बहुत एक्सट्रीम में पॉइजनस होता है, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है. तो जब दोनों इकट्ठे इनके केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एक दूसरे की टॉक्सिटी को ख़त्म कर देते हैं. इस सारे प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है.
अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द लोअर टोरोस्फेयर इज़ डिज़ायरेबल, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा था कि देखो जो ओजोन है ना वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ही ठीक है, अगर वो वहाँ है तो वो हमें सन रेज से बचाने का काम करेगी, पर वो अगर ट्रोपोस्फेयर्स में आ गई है तो वो एक पॉल्यूटेंट का काम करेगी, तो बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। तो असर्शन जो है वो हमारी फॉल्स है, ठीक है। अब रीजनिंग देख लेते हैं हम क्या है। ओजोन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। जो ओजोन है अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में, बट यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा ए इज़ फॉल्स, क्योंकि ए तो हो ही गया ना हमारा फॉल्स। हमें पता है कि ऐसा नहीं है, ट्रोपोस्फेयर्स में तो अगर ओजोन है तो वो तो हमारी पॉल्यूटेंट है, तो बट आर इज़ ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो हमें सनरेज से तो बचाती है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी सन की आती हैं उससे बचाती है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है ताजमहल इज़ मेनली थ्रेटन बाय डिलीशियस इफेक्ट ऑफ, किसका इफ़ेक्ट है जो ताजमहल का वो हमें थ्रेटन कर रहा है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो वैसे ही नहीं होता, क्लोरीन का भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही है हमारे ताजमहल के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, so that is all for today. We will meet in the next video. Till then stay blessed, keep study, and next topic हमारा एयर पोल्यूशन का रहेगा। ओके, बाय बाय।